चलिए आज हम कन्वेक्शन और रेडिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इट इज़ मोर हॉटर एट ए फॉर ए सेम डिस्टेंस ओवर ए टॉप ऑफ ए कैंडल देन इट इज़ एट ए साइड ऑफ ए फ्लेम। तो साइड ऑफ ए फ्लेम से ज़्यादा हमारे पास टॉप पे हमारे पास सबसे ज़्यादा हॉटर होता है हमारे पास वो वाला पर्टिकुलर रीजन। सपोज हमारे पास कैंडल है तो यहाँ पे हमारे पास जो अपर पार्ट अपवर्ड पे जो हमारे पास हॉटर होगा तो वो दो चीज़ की वजह से होगा हमारे पास, दैट इज़ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन का कोई इधर इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं होगा, तो कंडक्शन का तो नहीं होगा। तो हीट इज़ मैक्सिममली रेडिएट इन अपवर्ड डायरेक्शन, रेडिएशन तो ऑल डायरेक्शन में चल रहा है तो ये नहीं होगा। रेडिएशन एंड कंडक्शन बोथ कंट्रीब्यूट इन ट्रांसफरिंग हीट अपवर्ड्स। यहाँ पे कंडक्शन की जगह अगर कन्वेक्शन होता तो ये आंसर सही होता, पर यहाँ पे कंडक्शन लिखा है तो ये गलत हो गया। कन्वेक्शन टेक्स प्लेस मोर हीट इन अपवर्ड डायरेक्शन, सही बात है, सबसे ज़्यादा हीट हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगा कन्वेक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर डिफरेंस अफेक्ट करता है। रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ए कैरिंग पार्टिकल, ये भी तो हमारे पास इस पर भी कन्वेक्शन डिपेंड करता है। वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कैरिंग मीडियम, इस पर तो करता ही है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए कैरिंग मीडियम, इस पर यह मतलब थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, ना कि कन्वेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस हीट ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल इन। ग्रेविटी फ्री स्पेस में रेडिएशन तो पॉसिबल है और कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है, कंडक्शन भी पॉसिबल है। कन्वेक्शन में हमारे पास ग्रेविटी मस्ट होना चाहिए, ग्रेविटी मस्ट प्रेजेंट, ग्रेविटी तो होना चाहिए तभी कन्वेक्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास नॉट पॉसिबल बाय पूछा है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अ पॉलिस्टर प्लेट विथ ए रफ black spot is heated to a high temperature and then taken to a dark room, then what will happen। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर किसी प्लेट पे हमारे पास ब्लैक स्पॉट हमारे पास ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगा। तो ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या होगा, जब हमने उसे हीट आउट किया तो जैसा कि हमें पता है हीट हमने किया तो प्लेट एंड इस ब्लैक स्पॉट का दोनों का टेम्परेचर तो सेम होगा, पर हमें पता है एट सेम टेम्परेचर ब्लैक बॉडी विल रेडिएट मोर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेट एंड ब्लैक स्पॉट का दोनों का टेम्परेचर सेम है, पर हमारे पास सबसे ज़्यादा रेडिएट हमारे पास उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ब्लैक स्पॉट ही करेगा। तो हमारे पास ये ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएट करेगा तो हमें ब्राइटर नज़र आएगा। तो स्पॉट विल अपीयर ब्राइटर देन प्लेट। ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बॉडी रेडिएट्स एट ऑल टेम्परेचर एस्केप्ड 0 केल्विन। सही बात है, बाकी सब टेम्परेचर पर रेडिएट करता है। अ गुड रिफ्लेक्टर इज़ अ बैड रेडिएटर। जो हमारे पास ज़्यादा से गुड रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब वो एब्जॉर्ब कम कर रहा है, और अगर वो एब्जॉर्ब कम कर रहा है तो रेडिएट तो बैड ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी सही हो गया। अ कोल्डर बॉडी कैन रेडिएट हीट टू हॉटर सराउंडिंग। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास कोल्डर टू हॉटर जा सकता है, पर हमारे पास जैसा कि हमें पता है कोई भी हमारे पास किसी भी बॉडी कोई किसी भी टेम्परेचर पे हमारे पास रेडिएट करता है। तो कोल्डर बॉडी यह बात हमारे पास ट्रू है कि हॉटर से कोल्डर आना चाहिए, पर कुछ ना कुछ तो हमारे पास कोल्डर से हॉटर भी जाएगा। तो ये भी सही हो गया। अ बॉडी डज नॉट रेडिएट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, इसके बिलो भी रहेगा एंड 0 से ऊपर रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है 0 केल्विन एंड 273 केल्विन पे भी हमारे पास इन दोनों के बीच में भी अगर टेम्परेचर हो तो वो भी हमारे पास बॉडी रेडिएट आउट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ गुड ऑब्जर्वर इज ए गुड इमीटर इज एक्सप्लेन्ड बाय। ऑब्वियसली बात है, आसान सा क्वेश्चन है, किरचॉफ लॉ हमें स्टेटमेंट बताता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास बॉडी गुड एब्जॉर्ब जो करता है वो गुड इमीटर भी होगा। The rate of a radiation of energy from hot object is maximum if its surface is। रेडिएशन हमारे पास कभी भी हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसका हमारे पास
ज़्यादा सरफेस एरिया भी होना चाहिए, वो पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी भी होना चाहिए। तो हमारे पास ब्लैक बॉडी तो होना चाहिए, तो ब्लैक बॉडी तो सरफेस ब्लैक होना चाहिए एंड रफ होना चाहिए, ताकि हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सके, तभी तो हमारे पास इमिट करेगा। अब इसके बाद ये जो एब्जॉर्ब करेगा वो इमिट करेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 शुड बी योर राइट आंसर, दैट इज ब्लैक एंड रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू बॉल्स ऑफ ए सेम मटेरियल एंड सेम सरफेस फिनिश हैविंग देयर डायमीटर इन ए रेशियो ऑफ 1:2, they are heated to a same temperature and are left in a room. They cooled by the radiation. The initial rate of the loss of a heat will be what? So the initial rate of a loss of a heat is given by sigma EAT की पावर 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब इससे बात है टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब इससे बात है, तो हमारे पास Q1/Q2 1:2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास है 1:4 आ जाएगा। तो अब इससे बात है हमारे पास लार्जर बॉल के लिए हमारे पास लॉस ऑफ हीट इज़ 4 टाइम्स दैन दैट ऑफ द अदर बॉल। तो अब इससे बात है ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लैक बॉडी विच इज़ एट ए हाई टेम्परेचर T केल्विन थर्मल रेडिएशन इमिटेड एट ए रेट ऑफ E watt per meter square. If a temperature falls to T/4 Kelvin, the thermal radiation emitted in watt per meter square will be what? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि हमारे पास ये जो Q होता है इनिशियल रेडिएशन का जो लॉस है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। तो इससे बात है T/4 कर दिया, तो T/4 की पावर 4 मतलब हमारे पास दैट इज इनिशियल का हमारे पास 4 की पावर 4 आ जाएगा। तो अब ऐसे बात है 64 4 256, तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर राइट आंसर। एक ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्फीयर क्यूब एंड थिन सर्कुलर प्लेट ऑल मेड अप ऑफ ए सेम मास एंड फिनिश आर हीटेड टू ए टेम्परेचर अप 200 डिग्री सेल्सियस। Which of these object will cool slowest when left in a air at a room temperature? तो अब इससे बात है हीट लॉस हमारे पास डिपेंड करता है एरिया पे, जिसका एरिया कम वो हमारे पास स्लोली हमारे पास मतलब रेडिएट होगा। तो अब इससे बात है हमारे पास सबसे ज़्यादा कम हमारे पास किसका होगा एरिया, चेकआउट कर लेते हैं। हमारे पास ऑल मेड अप ऑफ सेम मास, मास सबका सेम है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मतलब डेंसिटी स्फीयर ऑल मेड अप ऑफ सेम मास एंड फिनिश है हमारे पास। तो अब इस बात है इसका आंसर हमारे पास शायद हमारे पास वॉल्यूम है, तो 4πr² आ जाएगा इसका स्फीयर का 4πr²। तो हमें यह चेक करना है कि हमारे पास किसका हमारे पास सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा। तो इधर πr² इंटू 2 इंटू πr² आ जाएगा, इसका 2 इंटू πr² आ जाएगा। इसका हमारे पास ये पहले वाला का हो गया, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, क्यूब का हमारे पास दैट इज 6 इंटू एरिया, ठीक है, एरिया A² 6A² हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे डेंसिटी भी सेम है कि नहीं ये चेक आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, इसे बाद में देखेंगे लास्ट में। इफ़ टेम्परेचर ऑफ ए सन इज डिक्रीजेज बाय 1% इन द वैल्यू ऑफ ए सोलर कांस्टेंट विल बी चेंज बाय व्हाट? सोलर कांस्टेंट इज गिवन बाय व्हाट, दैट इज R/R सिग्मा की पावर T की पावर 4 एंड एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हमने टेम्परेचर को हमने 1% डिक्रीज आउट किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा S/S इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा T/T। तब इससे बात है 4% अगर मैंने 1% डिक्रीज आउट किया है तो हमारे पास इधर -4 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर -4, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी योर राइट आंसर। कुछ नहीं, एक ही रिलेशन यूज आउट किया, सोलर कांस्टेंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। फिर मैंने वो जो मेथड होता है यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसके हिसाब से डेल्टा S/S इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा T/T। तो डेल्टा T/T परसेंटेज के फॉर्म में लिखा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, इधर -1 मतलब -4 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
वेरिएबल सोलर कांस्टेंट इज़ व्हाट, अब इससे बात ही इसका तो पता होना चाहिए, दैट इज़ 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। 2 metal sphere having a radii R and 2R and they emit a thermal radiation with maximum intensity at a wavelength lambda and 2 lambda respectively. The respective ratio of the radiant energy emitted by them per second will be what। अब ऐसी बात है, हमारे पास जो होता है रिलेशन एट इज टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स। तो हमारे पास टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स, तो हमारे पास T1/T2 बिकम इक्वल टू 2:1। तो अब इस बात है हमारे पास द रिस्पेक्टिव रेशियो पे रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय देम पर सेकंड, मतलब टेम्परेचर की पावर 4 आ जाएगा। तो इनिशियली हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियली टेम्परेचर मेरे पास डबल है, तो वैसे बात है 4:1 होना चाहिए आंसर, 4:1। R and 2R emit a thermal radiation with maximum intensity, ठीक है। The respective ratio for radiant energy emitted by them or second will be what। Energy will be given by sigma EA T की पावर 4। यह सब सी बात है, एरिया भी चेंज गिवन, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ एरिया गिवन इज डिफरेंट, तो मतलब ये T की पावर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया क्या है, इनिशियली हाफ है, तो ये हमारे पास एरिया 0.2R² आ जाएगा। टेम्परेचर कितना गिवन है 2 की पावर 4, इधर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2R² दैट इज़ 4R² इंटू 1 की पावर 4 दैट इज़ 1। तो 2 की पावर 4/4 इज़ योर राइट आंसर। तो हमारे पास 4:1 आना चाहिए इसका पर्टिकुलर का आंसर। तो हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे हमारे पास रेडिया डिफरेंट गिवन है, तो एरिया डिफरेंट होगा, तो हम लिखेंगे इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर इंटू टी की पावर 4, तो बराबर ऑटोमेटिक आंसर 4:1 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम एट ए 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड थ्रू 40 ग्राम आइस एट ए -10 डिग्री सेल्सियस टिल टेम्परेचर ऑफ ए मिक्सचर बिकम 80 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ ए मिक्सचर विल बी व्हाट। सबसे पहले अवश्य बात है स्टीम से ही हमारे पास हीट आएगा, तो हमें कितना हीट चाहिए इस पर्टिकुलर आइस को 80 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आइस का निकाल लेते हैं हम कि आइस का जो कुछ भी हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए कितना हीट रिक्वायरमेंट है। तो इससे बात है हमारे पास -10 पे, तो सबसे पहले आइस को -10 से हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं, तो लैटेंट हीट ऑफ आइस लिखते हैं। तो अब इससे बात है हाफ लैटेंट हीट ऑफ हाइट, हमारे पास पे लैटेंट हीट इंटू 40 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यार 20 आ गया। लैटेंट हीट नहीं होगा, -10 से 0 जब हम ला रहे हैं तो ये स्पेसिफिक हीट हमें पुट आउट करना पड़ेगा। लैटेंट हीट कैसे पुट आउट करेंगे, लैटेंट हीट तो हम तब करते हैं जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे पास आइस वाटर में कन्वर्ट आउट हो रहा है। यहाँ पे तो हमें इस वाले पर्टिकुलर टेम्परेचर से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। तो अब इससे बात है इधर हम यूज़ आउट करेंगे दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, कितना क्यों नहीं, कितना होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमारे पास दैट इज़ हाफ होता है, शायद चेकआउट कर लेते हैं, हाफ इंटू 40 इंटू 10। तो अब इससे बात है हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 10, तो हमारे पास यह 200 आ गया, ठीक है। तो 200 हीट हमें 0 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए लगा, एंड हमें 0 से 80 डिग्री सेल्सियस ले जाने के लिए हमें इस पर्टिकुलर वाटर आइस को मैंने -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया, तो 200 हीट लगा। अब उस आइस को मेरे को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना, हमें मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना है। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास दैट इज 40 इंटू, इधर हम स्पेसिफिक हीट यूज़ आउट कर लेंगे जो कि गिवन होता है हमारे पास 80 इंटू, ऑब्वियसली बात है हमारे पास 40 इंटू 80 इंटू 80। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इधर हमारे पास आ गया 40 ग्राम इंटू, वो आइस थोड़ी रह गया, अब सही बात है, तो इधर 1 आएगा।
हमें वाटर का स्पेसिफिक हीट चाहिए ना कि आइस का, क्योंकि आइस हमारे पास वाटर में कन्वर्ट आउट हो चुका है। 8 4 जो 32 इधर आ जाएगा 3200, तो 2 हीट आ गया हमारे पास, दैट इज़ 200 एंड 3200। अब इस पर्टिकुलर वाटर को मैंने 80 डिग्री सेल्सियस पे ले गए हम। सबसे पहले आइस को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 लाया, फिर आइस को मैंने ये वाला पर्टिकुलर, तो तभी जब वाटर को मैंने कन्वर्ट आउट किया, पहले आइस को तो वाटर में कन्वर्ट आउट कर लेते, तो इसके पहले हमारे पास एक स्टेप आएगा हमारे पास, दैट इज़ 40 इंटू लेटेंट हीट, दैट इज़ 80। तो 8 4 32 मतलब 3200। तो 3200 प्लस 200 दैट इज़ 6600 हमारे पास इधर आ जाएगा। तो ये टोटल हीट है हमारे पास काय का कि हमें वाटर मतलब आइस से हमें ये वह 80 डिग्री सेल्सियस वाला हमें वाटर बनाना है। तो अब इतना हीट रिक्वायरमेंट है, अभी इतना हीट हमें स्टीम से ही लाना पड़ेगा। $6600 हमारे पास हीट है, एंड वाला पर्टिकुलर हीट हमें तो स्टीम ही देगा, कहीं आएगा नहीं हमारे पास बाहर से। तो वैसे बात है हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास स्टीम है, तो वैसी बात है सबसे पहले हमें 100 डिग्री सेल्सियस से हमें पहले वाटर बनाना पड़ेगा। 100 डिग्री, तो वैसे बात है 540 इंटू वाटर बनाने के लिए स्टीम से लेटेंट हीट यूज़ आउट कर लेते हैं इंटू मास, जो कि हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल मास। अगर ये वाला पर्टिकुलर मास हमें फाइंड आउट मिल गया हमारे पास कि स्टीम का इतना मास है, तो हमारे पास इस वाले पर्टिकुलर मास को हम जो इनिशियली मास 40 की होने दोनों के ऐड आउट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 540 cm ये वाला पर्टिकुलर स्टीम को वाटर में कन्वर्ट आउट करने के लिए, एंड तो वाटर में कन्वर्ट आउट हो गया है, और ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस का हीट चाहिए हमें। तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास वाटर का 1 होता है इंटू 20 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस 20 हो जाएगा, इंटू हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ टेम्परेचर 20 हो गया, तो मास EM। तो मतलब 540 cm प्लस 20 EM, यह जो पर्टिकुलर हीट है इतना हीट हमें स्टीम से मिलेगा। इन दोनों को इक्वेट आउट कर देते हैं, क्योंकि यही हीट हमारे पास इसमें चली जाएगा। तो 540 cm प्लस 20 EM दैट इज़ 560 EM बिकम इक्वल टू 6600। इसे डिवाइड कर लेंगे तो ऑब्वियस बात है हमारे पास मास 12 आ जाएगा। ठीक है, इनिशियली आइस का मास है हमारे पास 40 ग्राम, एंड हमारे पास स्टीम का मास हमारे पास 12 ग्राम आ गया हमारे पास। दोनों का ऐड आउट कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, दैट इज़ 52 ग्राम। रहा फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर दैट इज़ वाला स्पीयर एंड क्यूब एंड थिन सर्कुलर प्लेट का। तो एक वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कि जैसा कि हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड में देखा है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो ड्रॉप है हमारे पास वो स्फेरिकल शेप ही क्यों कर लेता है, क्योंकि इसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है। तो हमारे पास ऑब्वियस बात है सरफेस एरिया तो स्फीयर का कम होगा, तो शायद इसका ऑप्शन नंबर 1 शुड बी योर राइट आंसर।